कहानी का असर। कई साल पहले की बात है। मिस्टर सप्रू इटावा में डिप्टी कलेक्टर बनकर आए। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। सप्रू जी भोजन करके पलंग पर लेटे हुए थे। रात के 10 बजे का समय था। मनोहर नायर चरण सेवा कर रहा था। सप्रू: मनोहर, कोई कहानी सुनाओ। मनोहर: आपको मैं क्या सुना सकता हूँ? आपने हजारों किताबें पढ़ी हैं और लाखों कहानियाँ सुनी हैं। आप रोज़ जो मुकदमे करते हैं वे सब कहानियाँ ही तो हैं। आप कुछ कहें और मैं सुनूं। सप्रू: नहीं मनोहर, तुम ही कोई कहानी कहो। मनोहर: आप नहीं मानते तो सुनिए, बीच बीच में हूँ ज़रूर करते जाएं, नहीं तो आप सो जाएंगे और मैं बकता रहूँगा। सप्रू: अच्छा। मनोहर: अरब में एक बादशाह था। एक रात को दासी ने छत पर बादशाह का पलंग बिछाया। गर्मी के दिन थे। छत पर केवड़े का छिड़काव किया गया था। सप्रू: हूँ। मनोहर: सोने का पलंग था, रेशम की निवाड़ से भरा गया था। कालीन बिछा था, उस पर गद्दा बिछा था, फिर एक कालीन बिछा था, उस पर सफ़ेद चादर बिछी थी। आमने सामने अगल बगल 4 तकिए रखे थे और फूलों से सेज सजाकर दासी उस पलंग की शोभा एकटक देख रही थी। सप्रू: हूँ। मनोहर: दासी के मन में विचार आया कि 5 मिनट इस पलंग पर लेट लेना चाहिए, मैं भी तो देखूं कि कैसा लगता है। मन होता है शैतान। दासी बादशाह के पलंग पर लेट गई। सप्रू: अच्छा फिर? मनोहर: दासी थी बेचारी, दिन भर की थकी मांदी, ऊपर से लगी ठंडी हवा, नीचे से उठी फूलों की गमक। 3 मिनट भी नहीं बीते, दासी टपके सो गई। सप्रू: अरे फिर क्या हुआ? शामत आई होगी। मनोहर: 1 घंटे के बाद भोजन करके बादशाह सलामत आराम करने आए। पूरनमासी की चांदनी ही थी। बादशाह ने तुरंत जान लिया कि पलंग पर दासी सो रही है। सप्रू: गजब हो गया। मनोहर: बादशाह दासी को जगाया। जमीन पर खड़ी होकर मारे डर के दासी थर थर कांपने लगी। हाथ जोड़कर चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने कहा कि इस कसूर की बिल्कुल माफ़ी नहीं हो सकती, हल्की सज़ा दी जाएगी। सप्रू: अच्छा फिर? मनोहर: बादशाह ने बेगम साहिबा को बुलाया और सब माजरा कह सुनाए। इसके बाद बादशाह ने बेगम से कहा कि आप ही इस दासी की सज़ा तजवीज़ करें, क्योंकि इसने आपका ही विशेष अपराध किया है। सप्रू: ठीक, फिर? मनोहर: बेगम साहिबा ने कहा कि इसने 60 मिनट पलंग पर व्यतीत किए हैं, इसलिए 60 बेंत की सज़ा दी जाती है। सप्रू: बहुत सख्त सज़ा दे दी। मनोहर: रुतबा पा जाने पर आदमी कसाई हो जाता है। सप्रू: हाँ हूँ, आगे चलो। मनोहर: सज़ा सुनकर बादशाह के भी होश उड़ गए। बादशाह ने सोचा कि अगर किसी आदमी ने बेंत लगाए तो ये साफ मर जाएगी। सप्रू: हूँ। मनोहर: तब तक बेगम साहिबा ने खुद ही कहा कि बेंत मैं ही लगाऊंगी। खूंटी पर से चमड़े का बेंत उठाकर बेगम साहिबा ने 4-5 हाथ करारे जमा दिए। बेचारी दासी रोती हुई गिर पड़ी। उसके बाद बेगम साहिबा थक गईं। औरत की जात मुलायम होती ही है। सप्रू: हूँ। मनोहर: बादशाह 1 2 3 4 5 कहकर गिनती गिनने लगे। 30 बेत तक दासी जोर जोर से रोती रही, परंतु उसके बाद दासी की मति पलट गई। 30 से 60 तक दासी खूब हंसती रही। सप्रू: सो क्यों? मनोहर: धीरज रखिए, सब बातें आप ही आप खुलती जाएंगी। सप्रू: अच्छा हाँ। मनोहर: सजा समाप्त होने पर बादशाह ने दासी से पूछा कि तू पहले रोई क्यों और पीछे हंसी क्यों? दासी ने कहा कि चोट के कारण रोई थी, परंतु जब यह समझ में आया कि मैंने 1 घंटा पलंग पर बिताया तब तो 60 बेंत लगे, और बादशाह सलामत रात भर सोते हैं तो इनकी ना मालूम क्या दशा होगी। पलंग की सज़ा से बेगम साहिबा भी ना बचेंगी। आप दोनों पर अनगिनत बेंत पड़ेंगे। अतः यह सोचकर मैं हंसी की सज़ा देने वालों को अपनी सज़ा की खबर ही नहीं है। जिस तरह से पलंग पर मुझे सोती देखकर आप क्रोधित हुई, उसी तरह आपको पलंग पर सोता देख खुदा गुस्सा होता है। मेरे हंसने का यही कारण है। इतना सुनते ही बादशाह की बुद्धि बदल गई। बादशाह ने ताज फेंक दिया, इनाम फेंक दिया, जामा फेंक दिया और जूते फेंककर फकीरी कफनी पहन ली। रामचंद्र जी दिन को वन की ओर चले थे। बादशाह ठीक आधी रात को बनगामी हो गया। सप्रू: वाह वाह, द ड्यूटी इज़ द ब्यूटी। मनोहर: अंग्रेजी में क्या मुझे गाली देते हो? सप्रू: नहीं मनोहर, तुमने बहुत अच्छा किस्सा कहा, किंतु अब हमको भी इस पलंग से उतरना चाहिए। ड्यूटी इज़ ब्यूटी। इतना कहकर वे पलंग से उतर पड़े और पृथ्वी पर कंबल बिछाकर लेट गए। शहर भर में खबर फैल गई कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मिस्टर सप्रू
मासिक पर लात मारकर फकीर हो गए। बंगले के द्वार पर इस इमली के वृक्ष के नीचे एक कंबल पर डिप्टी कलेक्टर फकीरी वेश में बैठे हैं। बात की बात में अंग्रेज कलेक्टर साहब, सुपरिटेंडेंट पुलिस, जिले के शेष 3 डिप्टी कलेक्टर और कोतवाल साहब घटना स्थल पर पहुंचे। कलेक्टर: वेल मिस्टर सप्रू, तुमको क्या हो गया? तुम कलेक्ट्री के वास्ते नामजद हो गया है। तुमने ये इस्तीफा क्यों भेजा? हम तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करना नहीं मांगता। सप्रू: अभी तक सरकारी नौकरी की, अब मालिक की नौकरी करूँगा। कलेक्टर: पिकीरी करेगा पिकीरी। 24 घंटे में 5 घंटा सरकारी काम करो और बाकी वक्त में पिकीरी करो। तुम भी राम राम करना, हम भी राम राम करेगा। सप्रू: सज़ा देने वाले नहीं जानते कि उनके लिए किस सज़ा की तजवीज़ हो रही है। इस बात ने मेरा कलेजा काट दिया। तहसील भर थना के डिप्टी कलेक्टर ने कलेक्टर से कहा, हुजूर, ज्ञान की बात कृपान की धारा यानी तलवार की तरह बात भी काट करती है। मेरा मंझला भाई जिला बांदा में तहसीलदार था। एक रोज़ उसने देखा कि एक काले सांप ने एक मेढक पकड़ा और निगल गया। भाई ने सोचा कि इसी तरह एक दिन मौत का सांप मुझ मेढक को गटक जाएगा। उसी वक्त वे साधु हो गया। आज तक पता नहीं कि कहाँ है। कलेक्टर: मिस्टर सप्रू, अगर मेरी बात पर तुम नज़र नहीं डालता तो ना सही। वह देखो, तुम्हारी खूबसूरत और तालीम याफ्ता बीबी फाटक पर हाथ रखे रो रही है। तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी रो रहा है। तुम्हारे बिना तुम्हारे मेम साहब का क्या हाल होगा? तुम्हारा बच्चा कैसे तालीम पाएगा? बच्चे को पढ़ा लिखा दो, तब पिकीरी होना, तब हम भी पिकीर होगा। सप्रू: नहीं हुजूर, भूखी प्यासी थकी मांदी पब्लिक का पैसा वेतन के रूप में लेकर मैंने जो पलंगबाजी की है उसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी। अब मैं किसी दूसरे का इंसाफ नहीं करूँगा, खुद अपना इंसाफ करूँगा। जो अपना इंसाफ नहीं करता वह दूसरों का क्या इंसाफ करेगा? सब ने समझाया पर सब व्यर्थ। लाचार होकर कलेक्टर साहब ने इस्तीफ़ा ले लिया। मनोहर नाई छाती पीट पीट कर श्रीमती सप्रू के चरणों में लौट रहा था और कह रहा था कि मैंने नहीं जाना था कि कहानी में भी असर होता है, नहीं तो ये कहानी नहीं कहता। शहर इटावा से 1 मील दक्षिण में यमुना जी हैं। एक पक्के घाट पर भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर श्रीयुत सप्रू जी बैठे हैं। फटी कमली है और एक मोटा सोटा है। यमुना में खड़े होकर आप घाट पर सोटा खटखटाया करते थे और कभी कभी कहते थे, लगा रहा खटका, खटके का खटका, खटपट करता रहे, मत मिटना खटखटा। 10 बजे के करीब झोली लेकर आप भिक्षा लेने शहर में जाते थे। पब्लिक उनको पहचानती तो थी। सभी चाहते थे कि आज हमारे द्वार पर आए। रोटी लेते थे। रोटियों के लेकर उस झोली को यमुना जी में डुबाते थे। तदंतर उस झोली को एक इमली की डाली में लटका देते थे। 4 बजे तक झोली लटकती रहती थी। फिर कुछ आप खाते और बाकी बंदरों में खिला देते थे। फटी कमली के सिवा कोई वस्त्र पास नहीं रखते थे। इस प्रकार इटावा के एक डिप्टी कलेक्टर ने इटावा में ही 12 साल घोर तपस्या की। खटखट करते रहने से पब्लिक उनको खटखटा बाबा कहने लगी। एक बार खटखटा बाबा ने भंडारा किया। घी की कमी पड़ गई। कड़ाही चढ़ी हुई थी। शहर दूर था। आपने एक चेला से कहा कि 2 कलसा यमुना जल लाकर कड़ाही में छोड़ दो। वैसा ही किया गया। यमुना का जल घी बन गया। पूड़ी सेकी गई। एक बार कोई सिद्ध यमुना जी के बीच धारा में पद्मासन लगाए बैठा हुआ चला जा रहा था। खटखटा बाबा को देखकर कहा कि पानी पिला जाओ। बाबा जी भी लोटा में जल लेकर यमुना में स्थल की भांति चलने लगे। पानी पीकर महात्मा ने कहा, तुम भी सिद्ध हो गए। खटखटा बाबा के समाधि स्थान पर अब अनेक इमारतें बन गई हैं। समाधि का मंदिर और विद्यापीठ की इमारत दर्शनीय है। सहस्त्रों प्राचीन पुस्तकों का अपूर्व संग्रह किया गया। साल में एक बार मेला लगता है। भारत के विद्वानों, योगियों और पंडितों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। खूब व्याख्यान होते हैं। खटखटा बाबा की समाधि इटावा का तीर्थ स्थान है। इटावा जिले का बच्चा खटखटा बाबा के नाम से परिचित है।